समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम। गणपतये नमः। करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। देखिए वार्तावली शनिवार शाम 6:30 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। उच्चतम न्यायालय में ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए लगाई अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का करें रुख। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। मणिपुर हिंसा के मामले पर विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए हुई स्थगित। अगले 2 से 4 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। चेन्नई में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह बैठक जारी। अगले 3 दिन तक आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी पहलुओं पर होगा गहन मंथन। इजराइल में न्यायिक सुधार विधेयक पर अहम मतदान आज। कल तेल अवीव और यरूशलेम में विधेयक के खिलाफ हुआ जोरदार प्रदर्शन। पेस मेकर के सफल प्रत्यारोपण के बाद आज संसद में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और वेस्टइंडीज में छठी टेस्ट सीरीज जीत पर नजरें गड़ाए भारत के पोर्ट ऑफ स्पेन। टेस्ट में वेस्टइंडीज पर कसा शिकंजा। कैरिबियाई टीम ने चौथे दिन 365 रनों का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 76 रन पर गंवाए 2 विकेट। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो वहीं वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर आज एएसआई की टीम सर्वे के लिए मस्जिद परिसर पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन कमेटी की तरफ से कहा गया कि शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया, हमें अपील करने का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया।
कमेटी के वकील ने कहा कि आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया कि सर्वे के दौरान खुदाई होगी तो सॉलिसिटर जनरल ने तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और नापने का काम चल रहा है। मेहता ने कोर्ट में कहा कि अगले 1 हफ्ते तक खुदाई नहीं होनी है। तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। विकास सारथी हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अब 26 तारीख तक के लिए इस पर अंतरिम रोक लगा दी है कोर्ट ने, तो ऐसे में अब क्या विकल्प है हिंदू पक्ष के पास? देखिए, मुस्लिम पक्ष आज जब सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो उनका ये कहना था कि एएसआई की जो कार्रवाई हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश की अवहेलना है और इससे जो सर्वे है उससे बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया से जानकारी मांगी तुरंत कि क्या वहां पर कार्रवाई चल रही है और सॉलिसिटर जनरल ने यह बताया कि फिलहाल वहां एक्सकेवेशन की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, किसी तरह की खुदाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक ईंट भी वहां से नहीं हटाई गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि उनको लगता नहीं है कि किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत है, क्योंकि जब 1 हफ्ते तक अगर एएसआई कोई उत्खनन नहीं कर रहा है वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं बनती है। हालांकि जब मस्जिद पक्ष ने काफी देर तक दलीलें रखी और ये भी कहा कि उनको शुक्रवार को शाम 4:30 बजे इस आदेश के बारे में पता चला और उनको पर्याप्त समय नहीं मिला है कि वो हाईकोर्ट जाकर के याचिका दाखिल कर सकें। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये समस्या एक जेन्युइन ये मसला हो सकता है और इसीलिए कोर्ट ने ये कहा कि हम 2 दिन के लिए जो क्रियान्वयन है जिला अदालत के आदेश का उस पर अंतरिम रोक लगा देते हैं और इस बीच में मस्जिद पक्ष जाकर के हाईकोर्ट में अपनी दलीलें रखे और वहां से किसी तरह की राहत के लिए अपील करे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि आज का आदेश मेरिट्स को लेकर के नहीं है, उन्होंने सिर्फ मस्जिद पक्ष को एक समय देने के लिए, उनको इनेबल करने के लिए, इस चीज के लिए कि वो हाईकोर्ट जाकर के याचिका दाखिल कर सकें, ये 2 दिन की अस्थायी रोक लगाई। ये जो अंतरिम रोक लगाई है विकास सारथी, ये जानना चाहेंगे कि ये जो रोक है ये सिर्फ खुदाई पर रोक लगाई गई है या बिल्कुल किसी तरह की फोटोग्राफी या किसी भी काम पर पूरी तरह से रोक लगा दी है अंतरिम? देखिए शैला, इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है उसमें एक्सकेवेशन शब्द है। हालांकि एएसआई ने ये कहा कि वो किसी तरह की खुदाई नहीं करने वाले हैं कम से कम अगले 1 हफ्ते तक, लेकिन क्योंकि आदेश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो अपने लिखा उसमें एक्सकेवेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कोर्ट ने फिलहाल आदेश पर अंतरिम रोक लगा दिया, यानी कोई भी कार्रवाई फिलहाल अगले 2 दिन तक यानी बुधवार शाम 5 बजे तक नहीं होगी। यही एक मौका है मस्जिद पक्ष के पास हाईकोर्ट जाकर के अपनी याचिका दाखिल करके जो भी उनको दलीलें रखनी है वो वहां पर जाके रखें। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही यहाँ पर एक विंडो दिया है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ज्ञानवापी परिसर के पास से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम मौजूद हैं जो सुबह से वहां पर स्थान पर बने हुए हैं। हरिकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आप सुबह से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जिस प्रकार से वहां पर एएसआई सर्वे कार्य जो शुरू हुआ था, अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्या कुछ यथास्थिति है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सहला, सुबह 7 बजे ही एएसआई की टीम यहाँ पे आ गई थी और हिंदू पक्ष तो शामिल था उसमें, जिला प्रशासन के लोग भी थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने जो अभी विकास सारथी बता रहे थे और जैसा कि रोक भी लग गई है अंतरिम आदेश तक के लिए 26 जुलाई हाईकोर्ट जाने का समय दिया है अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी को, जो पक्ष है मुस्लिम पक्ष है। लेकिन जो यहाँ पे आए थे तो जो एएसआई टीम है उसने मूल्यांकन करना शुरू किया वहाँ पर और जो उनके सर्वे की अवधि भी थी वो 12 से 1 के बीच वापस लौट जाने की थी। तो जो कार्रवाई उन लोगों ने की उसमें ये सच है कि खुदाई जैसा अभी तो कुछ ऐसा करना ही नहीं था। अभी उन लोगों ने उन
दीवारों को, उन कलाकृतियों को, उन जगहों को केवल नामांकित करना शुरू किया था या शुरू किया है, काम भी कर लिया है कुछ, क्योंकि आज 7 बजे से लेके अभी 12 बजे तक का जो समय उनको निर्धारित था और इतने ही समय तक उनको आज के दिन काम भी करना था। लेकिन चूंकि विकास जैसा बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उनको शुक्रवार को आदेश हुआ और उनको मौका नहीं मिला, तो हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है और तब तक के लिए जो कार्रवाई है, जो भी एएसआई उसके परिसर के अंदर, परिसर के बाहर से, क्योंकि पूरा ज्ञानवापी जो भवन, जो बिल्डिंग इमारत है, उसको चारों तरफ से बैरिकेड किया हुआ है और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है उसके अंदर। तो ये पहले भी कहा जा रहा था कि जो वजू खाने को प्रतिबंधित किया गया है उसके अंदर सर्वे एएसआई नहीं करेगा और जो जिला अदालत का भी जो निर्देश है उसमें भी जीपीआर के माध्यम से जो आधुनिक टेक्नोलॉजी हैं उनके माध्यम से कार्बन डेटिंग, इसमें ये बार बार कहा गया है कि इमारत को कोई क्षति न पहुँचे और बहुत ज़रूरी होने पर ही कोई इस तरह का उत्खनन कार्य किया जाए। तो अभी तो आज पहला दिन था, वो जो एएसआई की टीम है उसने चिन्हित किया उन जगहों को, उन कलाकृतियों को, उन आकृतियों को, उन और परिसर के जो बैरिकेड किया गया है उसके अंदर दीवारों को, तो विशेष रूप से जो पश्चिम की दीवार है, जिधर आज का विश्वनाथ मंदिर है, नंदी का की मूर्ति है जिसका चेहरा उस ज्ञानवापी के जो भवन है उस तरफ है, तो उसको, तो इस तरह के जो निर्देश हैं उसको अभी नामांकन चिन्हांकन किया गया है एएसआई द्वारा। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा निर्देश किया है वैसा ही निर्देश का पालन होगा, यहाँ के जिला प्रशासन का भी यही कहना है। और आज की कार्रवाई आप कह सकती हैं कि उसी समय ये निर्देश आते ही बंद कर दी गई। वैसे भी उनका जो अवधि था वो 12 से 1 के बीच ही वापस लौटने का था। हाँ। साला तो अभी तो यहाँ यही स्थिति है। हरिकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, विकास सारथी और हरिकेश आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले हम आगे बढ़े, हम बता देते हैं कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी है ताकि अंजुमन कमेटी को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके। उन्होंने कहा है कि हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे। जैन ने यह भी कहा है कि ज्ञानवापी की सच्चाई एएसआई के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित होकर मामले का फैसला करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस समय मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा और सिर्फ 2 दिन की इंटरी मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका ये था कि हमने फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है। और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे। तो विकास सारथी के पास जाना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे, विकास, जिस तरह से विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि उनकी टीम पहुंच रही है उच्च न्यायालय और वो इस आदेश का इसके खिलाफ जो है इसका अपील का विरोध करेगी, तो वो किस प्रकार से अपना विरोध दर्ज कराएंगे और क्या कुछ उनके पास और विकल्प बचते हैं? देखिए, विष्णु शंकर जैन जो बात कह रहे थे कि वो भी हाई कोर्ट जाएंगे और वो इसलिए हाई कोर्ट जाएंगे क्योंकि उनकी दलील ये है कि हाई कोर्ट इसको आगे किसी तरह से राहत ना दे। इससे ये जो स्टे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये केवल हाई कोर्ट तक उनको पहुंचने के लिए एक मौका दिया गया है और इसीलिए हाई कोर्ट इसमें हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा कि आगे किसी भी तरह से कार्रवाई से ना रोका जाए, क्योंकि सर्वे का काम भी ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले नहीं आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इससे पहले ये मामला पहुंचा था तो ये साफ किया था कि जो जहां पर स्ट्रक्चर पाया गया था जिसको शिवलिंग हिंदू पक्ष कहता है और मुस्लिम पक्ष कहता है कि शिवलिंग नहीं है, उस इलाके को सील करवा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके अलावा बाकी किसी भी क्षेत्र, किसी भी एरिया को लेकर के कोई रोक नहीं है। इसीलिए हिंदू पक्ष का ये कहना होगा कि ये जो मुस्लिम पक्ष या मस्जिद कमेटी जो दलीलें दे रही है ये स्वीकार योग्य नहीं है। उनकी जो चिंताएं थी उनको सुप्रीम कोर्ट पहले ही एड्रेस कर चुका है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये खास इलाका सील रहेगा। इसीलिए
ये पूरी कोशिश होगी हिंदू पक्ष की भी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में किसी तरह की राहत मस्जिद कमेटी को ना दे और सर्वे का काम आगे जारी रहे, जैसा कि अभी तक प्रस्तावित था। चलिए विकास, तमाम जानकारी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं जो ज्ञानवापी परिसर है उसके पास हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम मौजूद हैं, उनके पास सीधे लिए चलते हैं। हरिकेश, अगर अभी तक जो एएसआई ने सर्वे किया है, क्या कुछ ये पता चला कि उनको अभी तक क्या कुछ जानकारी मिली, इसके बारे में कुछ क्या ब्रीफ हुआ, और वहां पर जो आम लोग हैं वहां पर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, उस सब के सिलसिले में बताइए। देखिए, अभी जो एएसआई की टीम है, मैंने कहा कि शुरुआती दौर का जो काम है वो उन्होंने शुरू किया था। आज के दिन जो उन लोगों ने एक आप कह सकती है सूची बनाई कि किन किन जगहों को, किन किन बिंदुओं पर, किस दीवार के किस जगह पर, ज़मीन में किस जगह पर, चूँकि ये जो बाबरी ढांचा है, इस ढांचे ज्ञानवापी जो ढांचा है, मस्जिद है, उसमें एक तल है, उस तल के नीचे भूतल है, उसमें 3 तहखानों की बात की जाती है। और एक वजू खाने में जो सर्वे, एडवोकेट सर्वे हुआ था, उसमें हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने की बात कही थी। तो लेकिन चूंकि कोर्ट के निर्देश से वजू खाने को का जो एरिया है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो वहाँ पे तो सर्वे होना ही नहीं है। लेकिन बाकी जो और जगहें हैं, जो दीवारें हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, जो शैली है, इन सब पे चूँकि पुरातत्व विभाग जो है जब कोई सर्वे करता है, ख़ास तौर से पुरातात्विक, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है। लेकिन जो अभी जीपीआर मेथड है उसके तहत वो ज़मीन के अंदर 5 मीटर तक के जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी, वो उसकी आयु क्या है उसके बारे में, वो आधुनिक जो उनके पास यंत्र हैं उसके माध्यम से, आधुनिक जो तकनीकी है उसके माध्यम से वो उसकी आयु पता कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग भी उसमें एक विधा है जिसके तहत इस पूरे सर्वे में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आज के समय में जो शुरू हुआ था, आज पहला दिन, उस दिन उन लोगों ने एक सूची बनाई, किन किन जगहों को उन लोगों ने चिन्हांकित किया कि कहाँ कहाँ पे, और तब तक सुप्रीम कोर्ट में जाने का मामला चूँकि पता ही था, उन लोगों का भी समय जो निर्धारित किया था उन लोगों ने 7 बजे से 12 बजे के आसपास, 12 से 12:30 के बीच लौटने का था, तो वो समय भी हो गया था। और उन लोगों ने जो अपना काम किया उसके बारे में कोई जो औपचारिक तौर पे जानकारी दी जाती है वो नहीं दी गई है। लेकिन एक आप कह सकती हैं सूत्रों के माध्यम से ही वो जो आज था वो नामांकन, चिन्हांकन ये करने का उन लोगों का जो उन लोगों ने कार्यसूची बनाई थी या जो तय किया था वो था। रही सुरक्षा की बात, चूँकि ये जो काशी विश्वनाथ धाम जब से इसका लोकार्पण किया है यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने, आप सोच भी नहीं सकती हैं कि कितनी गुना वृद्धि हुई है यहाँ तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की आने की। सावन का महीना है, सावन का महीना चूँकि अधिमास भी है, इस बार 2 सावन के महीने के बराबर का सावन चलेगा, और तीसरा सोमवार है। सोमवार के दिन यहाँ पर 3.5 लाख 4 लाख लोग दर्शन करते हैं। ऐसी जो है संभावना आज के दिन भी है कि इतनी भारी संख्या में ही, और हम लोग तो यहाँ पे सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ के जल चढ़ाने के लिए। मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ उसके ठीक सामने मुरारी बापू का श्री राम कथा भी आज से शुरू हुआ है, और जब मैं उधर से आ रहा था तो मैंने सुना मुरारी बापू भी काशी की जो महत्ता है उसके बारे में लोगों को बता रहे थे। 12 ज्योतिर्लिंग में जो बाबा विश्वनाथ आते हैं उसके बारे में बता रहे थे। तो जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर इस स्थान की जो महत्ता है के लिए सावन के सोमवार, तीसरे सोमवार को दर्शन, बिल्कुल इस स्थान की अलग ही महत्ता है। और जो चिन्हित किए हैं एएसआई ने तमाम सारे स्थानों को, उनकी कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता चल जाएगा कि ये स्थान असल मायनों में यहाँ पर मंदिर था या मस्जिद थी। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जो है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मन की बात है
जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, अपने देश की सेवा के लिए। इस वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय योर सन, वो लंदन गया हुआ है पढ़ाई करने के लिए। भारत में एक संगठित और सुनियोजित क्रांति को अंजाम देना है। तुम यहाँ लंदन में रह के धमकी देता है? एक तरफ भारत के क्रांतिकारी संगठन और दूसरी तरफ जर्मनी, टर्की और अफगानिस्तान से भारतीय क्रांतिकारियों की सेना, सब मिलकर एक साथ वार करेंगे तो भारत की आजादी निश्चित है। स्वराज में देखिए वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की महान गाथा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता कुमार आलोक से। कुमार आलोक, पहले 12 बजे तक के लिए और उसके बाद अब सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए, जैसा कि लोकसभा स्पीकर ने कहा था कि जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो उस समय कहा गया कि जब हंगामा जब शुरू हुआ तो उन्होंने साफ कहा था कि 12 बजे तक जो विधायी कार्य है, शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, उसको चलने दिया जाए। उसके बाद 12 बजे के बाद हम चर्चा के लिए हम आगे बढ़ेंगे इस विषय पर। लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा और प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की गई, सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष का लगातार हंगामा लोकसभा में चलता रहा। वही हाल राज्यसभा में भी रहा। हालांकि लोकसभा में विपक्ष भी तैयार है और सत्ता पक्ष भी तैयार है 193 के तहत। ये अगर हम एक दिन पहले की हम बात देखें तो वहां पर आम सहमति बनी थी कि 193 रूल के तहत वहां पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उसके बाद विपक्ष ने एक नया उन्होंने शिगुफा छोड़ा कि नहीं भाई, प्रधानमंत्री जब आके जवाब देंगे सदन में, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसको लेकर जीत जारी है। यही आपने देखा होगा कि जब सदन की जब शुरुआत हुई आज सवेरे तो विपक्षी दलों के जो तमाम नेता थे वो उन्होंने प्रदर्शन किया यहाँ पर संसद परिसर में और उनका यही डिमांड था कि प्रधानमंत्री आकर के जवाब दे। उसमें तमाम विपक्षी दल के नेता शामिल थे। तो ये जो डेडलॉक चल रहा है उसमें विपक्ष जो है, अपोजिशन अपनी ओर से नई नई डिमांड्स वो रख रहे हैं। और कल आपने जैसा कि आपने अभी चर्चा किया था कि जामिया में जब दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति गए थे, वहां पर जो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, तो उन्होंने साहब कहा था कि लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो अफसोसजनक है। वही केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट कल दिया था कि विपक्ष चर्चा में रहने के लिए चर्चा नहीं कराना चाहता। ये बहुत संवेदनशील मामला है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, मणिपुर की अगर हम बात करें, तो सारा देश देख रहा है कि भाई चर्चा क्या होती है और उसके बाद सरकार क्या निर्णय लेगी। ये विधायी कार्य है और इसको लेकर के जनता में भी, आम जनता में उत्सुकता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का रवैया है वो बेहद अफसोसजनक है। बिल्कुल, और बिल्कुल ये देखने को जिस तरह से दिखाई भी पड़ रहा है तो वो यही दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं चर्चा में रहने के लिए ही चर्चा नहीं कराना चाहता है और इससे कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर्स हैं उनके बड़े पैसे का नुकसान हो रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है। फिलहाल धन्यवाद कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। अब खबरें देखेंगे G20 बैठकों से जुड़ी हुई।
तो भारत की अध्यक्षता में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक चेन्नई में चल रही है। ये बैठक 26 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक में ये पहला मौका है जब G20 बैठक के दौरान एक विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जाएगा जो G20 देशों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा। बैठक को G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्रोथ और आपदा के प्रबंधन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में आकर आपदा से निपटने के लिए काम करना चाहिए। And progress and disaster risk reduction are two sides of the same coin. I'm filled with hope for a more disaster resilient future, not merely because of the establishment of this working group, but also because of the profound enthusiasm that each one of you has brought to the table. It is our belief and hope that the deliberations that have taken place in this working group will firstly transform early warning into early action, because it is only timely and decisive action that can mitigate the devastating impact of disasters in our community. It has been India's earnest attempt, as our Prime Minister has said, to make our presidency very, very inclusive, decisive, ambitious and action-oriented. And we are delighted to see that Disaster Risk Reduction Working Group has done just that. वहीं प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए अवसरणात्मक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि इसके कारण अधिक क्षति होती है। वहीं आपदा प्रबंधन की तैयारी हमको आपदा के पहले ही कर लेनी चाहिए। Disaster resilient infrastructure, which is very important, because without making infrastructure disaster resilient, we'll have more loss of life, more loss of properties and assets, and of course the main areas of disaster recovery. So far we have been focusing preparedness for response, but the focus should also be on preparedness for recovery also, because we look at recovery only after a disaster happens, but we must be prepared well in advance. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।